Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. उनको अपने तानाशाही रवैये से, एक छत्र रवैये से दूध से मक्खी की तरह निकालकर अरविंद केजरीवाल ने फेंक दिया। वो चाहे एचएस फूलका हो, वो चाहे सुचा सिंह छोटेपुर हो, वो चाहे गुरप्रीत गुग्गी हो, वो चाहे डॉक्टर धर्मवीर गांधी हो, वो चाहे सुखपाल खैरा हो, और चाहे वो 20 में से 11 विधायक हों जो पंजाब ने उनको चुनकर दिए थे। इसी प्रकार से लोगों को चुनना और फिर भगाना क्या उनकी रवायत है? 8वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि श्री अरविंद केजरीवाल के बदलते विचारों, वेशभूषा, सिद्धांतों और घोर मनमानीपूर्ण रवैये के चलते आम आदमी पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष, आशीष खेतान, और न जाने कुमार विश्वास और न जाने कितने और साथी, उन सब को धक्के मारकर केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी से निकाल लिया? क्या पंजाब के लोग ऐसे व्यक्ति के चेहरे और चरित्र पर विश्वास कर सकते हैं? 9वां प्रश्न, क्या यह सही नहीं कि श्री को लेकर करते हैं पर खुद के मंत्रिमंडल में एक भी सिख, एक भी हिंदू खत्री भाई को उन्होंने कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया? क्या यह सही नहीं कि यहां तो बड़ी बड़ी डींगे महिला कल्याण को लेकर करते हैं पर खुद के मंत्रिमंडल में एक भी महिला को दिल्ली में मंत्री नहीं बनाया? 11वां प्रश्न, क्या यह सही नहीं कि लोकपाल का नारा देकर सत्ता में आए केजरीवाल जी ने लोकपाल के सिद्धांत और नीति को ही दिल्ली में लागू नहीं किया? 12वां प्रश्न, दिल्ली मॉडल की बात करने वाले केजरीवाल जी ये भी पर दिल्ली में 20,000 नौजवान गेस्ट टीचर, 20,000 नौजवान गेस्ट टीचर 7 साल से आंदोलन कर रहे हैं और केजरीवाल को 2014 का उनको पक्का करने का वादा याद दिला रहे हैं, पर केजरीवाल जी के पास उनको मिलने का समय नहीं। यहां तो दिल्ली मॉडल की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कर्मचारियों के हितैषी बने बैठे हैं, पर क्या यह सही नहीं कि आज भी 20,000 से ज्यादा हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आंगनवाड़ी सहायक बहनें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पर आंदोलन में उनको बेइज्जत किया गया है दिल्ली मुख्यमंत्री के निवास के बाहर? क्या ये दिल्ली मॉडल है? और क्या ये सही नहीं, आखिरी सवाल, कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए श्री अरविंद केजरीवाल आड़ में बदनाम करने की साजिश रचते हैं? ये साथियों अरविंद केजरीवाल की असलियत है और हकीकत है, और सच्चाई ये है कि उनको वो आड़, अब ये साफ है कि अरविंद के लोग निर्णय करेंगे कि ऐसे श्री अरविंद केजरीवाल जो ना पत्रकारों को जवाब देते, ना पंजाब कर कैंसिल करके भाग जाते हैं केवल इसलिए कि कुमार विश्वास के सवालों का जवाब उनके पास नहीं। अगर कोई नेता, वो कहते इसलिए मुकदमा नहीं दर्ज होता, अगर आप में से कोई, हम में से कोई जो इस मंच पर बैठे हैं से जोड़ तोड़ में पाया जाता तो अब तक एनआईए मुकदमा दर्ज कर, क्योंकि उनको केवल और केवल उन्हें मालूम है कि भाजपा और अकाली दल हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने काले कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन पर उन पर रेड होगी, उन पर रेड नहीं हुई। चन्नी जी जिन पर केस ही नहीं था उन पर रेड हो गई। तो यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की पीठ पर अब नरेंद्र मोदी का हाथ है, और इन सवालों का जवाब, और उनके सहयोगी कुमार विश्वास साक्ष्य रखना चाहते हैं, सबूत देना चाहते हैं, उसका जवाब उन्हें देना होगा। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सर, पंजाब में क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ही खतरा है, बाकी किसी से नहीं? सवाल खतरे का नहीं मेरे साथी, सवाल चुनाव का भी नहीं। तो यहीं चंडीगढ़ के इस पूरे क्षेत्र में पढ़ लिख कर बड़े हुए, उग्रवाद का वो सारा माहौल आपने भी देखा, मैंने। पंजाब के अंदर 3-4 बजे शाम को दुकानें बंद हो जाती थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए, इसी शहर के अंदर
सबसे वरिष्ठ जो ना केवल पंजाब के पत्रकार थे बल्कि पंजाब के पत्रकार समूह के मालिक थे, उनकी हत्या हुई। कितने निर्दोष लोगों की उग्रवादियों के द्वारा हत्या हुई। अगर सर बस मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति चुनाव में सत्ता प्राप्ति का सपना देखता है तो मुझे लगता है कितने पत्रकार जो हैं उन्होंने कुर्बानियां दी थी पंजाब में उग्रवाद के समय। हमने तो ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट अभी आया, वीडियो रिलीज हुई, सब लोगों ने देखा है जी, आपकी भी नोटिस में वो आया होगा। हालात ये हैं कि आज की डेट में चाहे वो यूपी का मजदूर हो या बिहार का मजदूर हो, उसके बिना पंजाब की कल्पना मुश्किल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या व्हाटएवर जो भी है। बिल्कुल। उसे लेके पार्टी का क्या स्टैंड? स्पष्ट तौर से मैं दोबारा दोहराऊंगा, बिहार, राजस्थान के हमारे भाई बहन पंजाब और हरियाणा दोनों प्रांतों में हमारी खेती, हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय, इन 3 तरह की इंडस्ट्रीज या व्यवसायों के अंदर हमसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। एक गरीब की झोपड़ी में एक टेंट वाले के घर जन्मे श्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी उनका अपमान करने के बारे में सोच नहीं सकते। हां, आम आदमी पार्टी जरूर कई ऐसे पंछियों को जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आए हैं, कुछ पेड हैं, कुछ यहां सत्ता पर काबिज होने का स्वांग कर रहे हैं या सपना ले रहे हैं कि पंजाब के लोगों को निकालेंगे और वो यहां सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कुछ नहीं था। चन्नी जी का साफ इशारा उनकी तरफ था और मोदी जी के द्वारा भी कुछ पेड लोग लाए गए हैं। हमारा इशारा साफ तौर से उनकी तरफ था और वो समझ भी गए। बिहार और उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहनों जो हमारे साथ खेती भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, और उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या राजस्थान के भी हमारे भाई बहन, वो हमारी तरक्की और विकास का पहिया हैं पंजाब और हरियाणा का। सर बहुत सारे आदरणीय मित्र, मैं सवाल के लिए साधुवाद। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से अपना जनाधार खो चुकी है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से 700 किसान मजदूरों को कुर्बानी के लिए मजबूर किया गया और जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा की बेहाली पिछले 382 दिन के किसान आंदोलन में हुई, उसके बाद अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी से जो आज उनके चुनाव संचालन के लिए आए हैं, बहुत सारे उनमें से पेड वॉलंटियर्स हैं। आम आदमी पार्टी के भी कई ऐसे लोग हैं। जी, मैंने कहा आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पर सवाल उससे बड़ा है। अगर मैं आपसे अनुरोध करूं, सवाल यह है कि पंजाब और पंजाबियत वो हमेशा शौर्य और कुर्बानी, संघर्ष उसका प्रतीक रहा है और हमने उग्रवाद का जलजला सहा है। वो चाहे एक मुख्यमंत्री, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री द्वारा अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सरदार बेन सिंह के द्वारा कुर्बानी की बात हो, या वो हजारों लोग हों, अकेले सरदार बेन सिंह ही क्यों, जो अलग अलग विचारधाराओं से भी हों, चाहे जिन्होंने इस प्रांत और सूबे के लिए कुर्बानी दी थी। अगर कोई लोग चोर दरवाजे से उन अलगाववादी या खालिस्तानी तत्वों को, जिनको सीधा आईएसआई का समर्थन है, उनको पंजाब में लाना चाहते हैं, तो ये राजनीति और पंजाब दोनों के लिए खतरनाक है। हम केवल इतना कह रहे हैं। जी, आपको भी डराया जा रहा था, पत्रकार मित्रों को भी, टेलीविजन के साथियों को भी डराया जा रहा था। मैंने देखा कई साथियों को तो ये कहा गया तुम्हारी ऐड बंद कर देंगे, 1100 करोड़ है दिल्ली की ऐड, नहीं तो अखबार और चैनल को मिलेगी नहीं। पर मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपसे एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं और पंजाब के साथियों के।
कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, सबसे नजदीकी सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी के हैं। तब तक शायद दूसरे जो मित्र हैं जिनकी आपने चर्चा की वो तो पार्टी में कहीं थे भी नहीं। उन दोनों के बीच जो लिखित, जैसा उन्होंने कहा, टेलीफोन पर या बातचीत की, तीनों तरह की जो वार्तालाप हुई, पहली बार ये 16 फरवरी को कहा गया, तो जब उसे नकारा गया तो 17 फरवरी को फिर कुमार विश्वास ने सामने आकर कहा, मैं सबूत देने को तैयार हूं और जिस टेलीविजन चैनल, जिस चौराहे, जिस फोरम पर केजरीवाल चाहें मुझे बुला ले, मैं वो सबूत दे दूंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप कल को मुझे ये कहें कि रणदीप तुम्हारे किसी अलगाववादी से संबंध है और आप सबूत देने को तैयार हैं, और आप और मैं साथी हैं, या ये और मैं साथी हैं, और मैं फिर पत्रकार वार्ता ही कैंसिल करके भाग जाऊं, केवल एक दो को बुलाऊं जो मुझसे सवाल ना पूछे, उन्हें अपनी बात कहूं, बाकी ट्विटर खेल जाऊं, तो इसका निष्कर्ष क्या है? अगर अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं, और हो सकता हो, तो वो मुकदमा दर्ज कर लें कुमार विश्वास पर, और वो कुमार और ये कहें कि मैं जालंधर, क्योंकि हब है, जालंधर पसंद नहीं हो प्रेस, लुधियाना चले जाएं, लुधियाना पसंद नहीं हो तो बठिंडा में तो थे ही, यहां के पत्रकार ना पसंद हो, वहां भी पसंद ना हो तो चंडीगढ़ चले जाएं, जहां के पत्रकार पसंद हो वहां दोनों बैठे, और आपसे फालतू सटीक सवाल पूछना, और आप किसी की साइड लेंगे नहीं, मुझे पता है, तो एक साइड में एक बैठ जाए, एक साइड में एक बैठ जाए, पंजाब और देश दोनों को पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। पर जब आप पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं तो आपकी मंशा, आपके चरित्र, आपके चेहरे, तीनों पर शक पैदा होता है। दीप, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये कह रही थी कि जी मैम। उन्होंने कहा कि भगत सिंह से कॉप्स आते थे, इसलिए उन्हें आतंकवादी बोलते थे। आदरणीय मित्र, जिसने कभी देश की आजादी का आंदोलन देखा नहीं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। 136 साल पुरानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने 17 साल जेल काटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुर्बानियां दी, कांग्रेस के और देश के लोगों ने फांसी के फंदे चूमे, उनको काल कोठड़ी में सड़ा सड़ा कर मार दिया गया। वो थे भगत सिंह, वो थे सुखदेव और राजगुरु। अरविंद केजरीवाल जी यहां सीधा इल्जाम आपके सहयोगी लगा रहे हैं कि तथाकथित तौर से देश बांटने वाली ताकतों से आप समर्थन ले रहे थे। इसका जवाब दे दीजिए। और आपका सहयोगी ये कह रहा है कि अगर मेरी बात गलत है तो मैं सबूत दे दूंगा, तो आप मांग लीजिए सबूत, यहां बुलाइए जालंधर में उनको, बोलिए आइए सबूत पेश कर दीजिए, नहीं है तो जेल में भिजवाइए, और अगर सही हैं तो फिर अजीत से आप यशपाल जी की पूछना जी। सर, अकाली भाजपा के समय भी और पिछले दिनों अपने कांग्रेस के समय भी बेअदबी कांड होते पंजाब में, कांग्रेस उस पर चुप क्यों रहती? आदरणीय मित्र, बेअदबी कांड में जिस प्रकार की कठोर कार्यवाही सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की सरकार ने करी है वो आपके सामने। कई लोग अब जेल की सलाखों के पीछे, जब कमी रही थी तब रही थी, और उस कमी का परिणाम, मैं उससे ज्यादा कहना शायद उचित नहीं होगा किसी बुजुर्गवार के लिए, उन्होंने भुगता, और इसी वजह से नेतृत्व बदलना पड़ा। चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसको जेल में डाला? कांग्रेस की सरकार ने बेअदबी मामले में जो स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, सबका, आप पत्रकार मित्र भी कहते थे, चंडीगढ़ के पत्रकार साथियों से कई बार तारुफ का वास्ता पड़ा तो उन्होंने बताया कि सबको यह लगता था, और पंजाब के जनमानस को, कि अकाली दल के वो लोग जो बेअदबी कांड के अंदर शामिल थे, या दूसरे लोग भी जो बेअदबी कांड में शामिल थे, उनके खिलाफ जितनी तीव्रता से कार्यवाही होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई।
सरकार बदली, सरकार बदलते ही उस पर हमने उचित कार्रवाई की है। और अगर पंजाब के लोग निर्णय करेंगे, ना मैं कर सकता, ना केजरीवाल जी कर सकते, ना सुखबीर बादल कर सकते, ना मोदी जी कर सकते। पंजाब के लोग कांग्रेस को जैसे ही आशीर्वाद देंगे इस चुनाव में, ये हमारा संकल्प है। और आज हमने ये घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा भी है कि हम 90 से 180 दिन के अंदर उन सबकी ट्रायल पूरी करके, आप किसी पर मुकदमा दर्ज कर लो, कुछ दिन में वो जमानत पर छूट जाएगा। जब तक आप कंक्लूजन पर नहीं लेकर जाएंगे अपराध को, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो हमें अगर स्पेशल कोर्ट गठन करनी पड़ी तो स्पेशल कोर्ट, आज फिर मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, और 90 से 180 दिन के अंदर डे टू डे ट्रायल चलाकर उन सब लोगों को जेल की सलाखों के पीछे हम पहुंचाएंगे। पंजाब केसरी से थे, नाम भेज जाता हूं जी सर। सर, जैसे कि कैप्टन साहब परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपने उन्हें उतारा और चन्नी साहब को लेकर आए, तो कैप्टन साहब की पॉलिटिकल नेग्लिजेंसी का आपको नुकसान होगा या चन्नी साहब का फायदा होगा? सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने 111 दिन में यह साबित कर दिया कि राजमहल से झोपड़ी तक जब आप शासन को खींचकर ले आते हैं, जैसा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने किया, तो लोगों की जिंदगी में किस प्रकार का बदलाव आता है। मैं नहीं कहता कि 111 दिन में सब कुछ सही हो गया, परंतु 4-5 बड़े फैसले जो उन्होंने लिए, सबसे पहले गरीब की तो बिल्कुल 200 यूनिट बिजली माफ करने का, और जो मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी 7 मेगावाट तक 3 रुपया यूनिट की बिजली की दर करने का, कच्चे मकान जो हैं उनको पक्की छत देने का एक नया कार्यक्रम जो उन्होंने शुरू किया। जिस प्रकार से तीव्रता से प्रशासनिक कई मदों पर कार्यवाही की गई, पहली बार इस प्रदेश ने देखा कि 2 बजे भी मंत्रिमंडल की बैठक होती थी, 1 बजे 12 बजे भी मंत्रिमंडल की बैठक होती थी। सीमित समय के अंदर एक नया खाका, एक नया विजन और एक नई दृष्टि उस नौजवान ने इस प्रदेश में सब सहयोगियों के साथ शुरू की है। हमें यह विश्वास है कि अगले 5 वर्षों के अंदर हम पंजाब को नई ऊंचाइयों और नई गति दे पाएंगे। रणदीप जी, ये सारा यस सर, जो 11 दिन का इनका टेन्योर रहा, उससे पहले का जो कांग्रेस का टेन्योर रहा, प्लस इस समय जो इलेक्शन का माहौल है जी, निकल के एक चीज यही है कि मैक्सिमम मुफ्त की राजनीति, इतनी यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे, ये हम देंगे, वो पंजाब के जो आज के इकोनॉमिक हालात हैं उस हिसाब से क्या कितना मान रहे हो? सही, मैं ये सोच रहा था कि आपने सवाल पूछा क्यों नहीं। पहले तो हाथ जोड़कर साधुवाद। सब 2 तरीके हैं। एक नजरिया है वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी का, जब लॉकडाउन लगा, जब 2.5 साल से इस देश के लोग संकट से जूझ रहे थे, तो हमने कहा न्याय योजना, आप न्याय नहीं बोलना चाहते, उसे लागू करिए और नौकरी पेशा मध्यम वर्ग गरीब के खाते में, जेब में सीधा पैसा डालिए। ये एक तरीका है, ये दायित्व है। कुछ चीजें जब कुछ लोग जब इन्हें मुफ्त कहते हैं, तो माफ कीजिए, वो इस देश के गरीब या मिडिल क्लास का मजाक उड़ा रहे हैं। आज कोई ऐसा व्यक्ति है, दुकानदार हो, व्यवसायी हो, किसान हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, जिसकी आय आधी नहीं रह गई। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वो मुश्किल घड़ी में अपने नागरिकों के साथ खड़ा हो। अगर ऐसा नहीं करेगी सरकारें, तो प्रजातंत्र के मायने क्या बच जाएंगे। और इसीलिए जब हमने ये सारी स्कीम्स जो हम लेकर आए हैं, 1100 रुपया, मैं मानता हूं बहुत बड़ी राशि नहीं, पर आप किसी गांव में गरीब से जाकर या साधारण व्यक्ति से पूछिए, 1100 रुपए में एक जरूर होगा, घर में 2 समय की दाल बननी शुरू हो जाएगी पौष्टिकता के लिए, परिवार के लिए। इतना तो सहारा सरकार लगाए। जो कांग्रेस ने कहा है कि हर परिवार को हर महीने हम 1100 रुपया देंगे। सवाल रहा इकोनॉमिक मॉडल का। यह सवाल हमसे पूछा गया, और मैं क्योंकि उस समय पार्टी का प्रेसिडेंट था, 2004 में आप जैसे एक वरिष्ठ साथी के द्वारा जब हमने हरियाणा में ये बात की, हम 5 में सत्ता में आए, उन्होंने कहा तुम कैसे करोगे। तो मैंने उन्हें 3 बातें उस समय कही थी, और वो तीनों बातें साबित हुई, इसलिए आपको दोहराऊंगा, आपके 30-40 सेकंड जरूर लूंगा।
चौटाला जी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइंट लीकर वेंट्स ऑक्शन करते थे, जो अब केजरीवाल जी दिल्ली में लेकर आए हैं, चौटाला जी और बीजेपी की पॉलिसी। शायद बहुत सारे साधन भी वहीं से नजर आ रहे हैं। तो ये जो उसमें क्या होता था कि 2 या 3 जो बड़े शराब के ठेकेदार हैं हिंदुस्तान के, वो लोग सब ले लेते थे। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, हम उसे सिंगल लिकर वेंट ऑक्शन पॉलिसी करेंगे। वी गेन्ड 3,500 crore rupees in year 1. All mines will be auctioned through a e-tendering process. जब e-tendering का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने तब इंट्रोड्यूस किया था। All mines were auctioned. We gained in the first year, sir, बहुत कम लोग आते थे क्योंकि माइन माफिया था, 1900 करोड़ रेवेन्यू। नाउ दैट रेवेन्यू हैज गॉन अप टू 4,500 करोड़। अगर सरकार चाहे तो बगैर किसी पर बोझ डाले सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। हम बिजली 16 रुपया पर खरीदते थे। आज अगर आप हरियाणा का बुके देखें, पंजाब का डिफरेंट है, तो हमारी बिजली 1400 मेगावाट हम खरीदते हैं 2 रुपये 92 पैसे पे, फिक्स्ड है 25 साल के लिए। केस 1 केस 2 बिडिंग की थी हमने। पहली एक ब्रिटिश कंपनी आई जिसने हमारे यहां फैक्ट्री लगाई,